आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो मेरी फास्टेस्ट एवर 1 लाख की वीडियो बन गई। तो उस चीज के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इतना फेथ आप लोगों ने दिखाया कि उस वीडियो के नीचे जब मैंने सीरीज लिखने बोला तो आपने सीरीज 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 इतनी बार लिख दिया कि मेरे लिए ये अब दायित्व बन गया है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप एक अगर बैलेंस्ड इन्वेस्टर है, अग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है तो कैसे निवेश करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, रिस्क से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, विद प्रूफ्स। तो आज के वीडियो में पहले मैं कुछ पिछली वीडियोस में कमेंट्स आए हैं उसका आंसर करना चाहूंगा कि उन्होंने ड्यूरेशन पे टिप्पणी करी है या फिर अंडरस्टैंडिंग पे टिप्पणी करी है, रिस्क को नहीं समझा है। तो वो मैं थोड़ा और चार्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैं रिस्क को देखता हूं और कैसे आपको भी रिस्क को देखना चाहिए। सेकंड, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर किस तरह सोचता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तीसरा, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो क्या एक चीज है जिसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जब हम अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की क्लास होने वाली है, एसेट एलोकेशन की क्लास होने वाली है। और चौथा, एक बार आपने पोर्टफोलियो बना दिया तो आपको अब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि भाई अब मुझे इसके लिए लॉन्ग टर्म में रहना है और अगर मैं कंजर्वेटिव हूं तो मेरे रिस्क के हिसाब से ही रिटर्न बनेगा। भाई ऐसा नहीं होगा कि मैं कम रिस्क लूंगा तो ज्यादा रिटर्न बनेगा। अगर मैं रिस्क से डरता हूं तो मुझे रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहरहाल उसके बिना भी हम कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें हम रिस्क को भी मिनिमल रखें और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सके, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों, ये समझने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। पेपर पेंसिल निकाल के बैठ जाओ क्योंकि ये होने वाली है एक मास्टर क्लास, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए और किस लॉजिक से होना चाहिए। और उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दो ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले आप तक इस तरह का कंटेंट पहुंचाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच, और लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन कैसे होगा। पर उस पे जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं पिछली वीडियो के बेसिस पे। ओके दोस्तों, तो काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि सर आपने ठीक तरीके से नहीं देखा। अगर किसी ने पहले इन्वेस्ट कर दिया होता मार्केट्स में और उसके बाद फॉल आया होता तो उसका क्या होता, क्या उसको रिटर्न्स बनते। तो आइए उन सारी चीजों को आज समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे मैं आपके साथ अब जो डिस्कस करूंगा निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी कि देश की टॉप 500 कंपनीज के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो अब आप इंडेक्स देख रहे हैं ये सीएनएक्स 100, यानी भारत देश की टॉप 100 कंपनीज, यानी कि सारी लार्ज कैप कंपनीज यहां पे आपकी इंक्लूडेड है। तो अगर ये आप चार्ट लॉन्ग टर्म में भी देखें और अगर मैं कहता हूं किसी का नसीब बहुत ही खराब था, ठीक है, और उसने यहां पे इन्वेस्ट किया, कहां पे, जहां पे 2008 का टॉप आया था, और यहां से उसने इन्वेस्ट करना चालू किया था और उसके बाद मार्केट गिरी गिरी गिरी, ऊपर चढ़ी, गिरी ऊपर चढ़ी, और आज तक अगर वो अपने रिटर्न्स देखे तो पिछले 17 साल में सब कुछ होने के बाद भी, और अज्यूम कि उसने एसआईपी नहीं करी है, सिर्फ वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी उनका जो रिटर्न्स लार्ज कैप कंपनी में है वो 4 गुने का रिटर्न है, यानी कि अपना पैसा उन्होंने 4 गुना कर लिया है। और ये अजम्पशन है कि आपने जो है पैसा तब डाला था जब मार्केट एकदम 2008 के टॉप पे थी, उसके बाद मार्केट नीचे क्रैश करिए, कितनी करिए वो भी देखते हैं। उसके बावजूद भी 204 महीनों में, यानी कि 17 साल के अंदर आपने एक 300%, यानी अपने पैसे को 4 गुना कर लिया है, विच इज नॉट अ वेरी बैड रिटर्न। कि आपको यह याद रखना है ये कंपाउंडेड रिटर्न होने वाला है। अगर आप एफडी के रिटर्न से कंपेयर करें तो ये रिटर्न्स फिर भी उससे ज्यादा अच्छे हैं, कंसिडरिंग आपने वर्स्ट टाइम पे इन्वेस्ट किया, आपने एसआईपी नहीं करी, आपने बॉटम में कुछ बाइंग नहीं करी, सिर्फ वन टाइम बाइंग करी और आप 17 साल उसको होल्ड करके बैठ गए। तो गाइस, अगर हम इसको रिटर्न्स के टर्म पे देखें तो हम कहेंगे कि हमने 1 रुपया डाला था, वो 1 रुपया बन गया 4 रुपया, और कितने साल बाद बन गया, ये बन गया 17 साल बाद। ठीक है, तो यहां मैं 17 लिख के इसको यहां पे मंथली को कर देता हूं एनुअली। ठीक है, अब मैं इसमें से रिटर्न ढूंढता हूं कि हमारे को रिटर्न क्या मिला है। तो अगर हम रिटर्न देखेंगे तो हमारा रिटर्न फिर भी यहां पे 8.5% का हुआ है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं वर्स्ट टू वर्स्ट, एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट। और अब आप याद रखिए कि अगर यही आप एफडी में पैसा डालते, ठीक है, अगर आप यही एफडी में पैसा डालते तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये टाइम पे 6.5% का रिटर्न मिलता है, यानी कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी मार्केट्स ने आपको 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। उस 2% की कीमत क्या होती है आइए जानते हैं। अगर यही आपको 6.5% रिटर्न मिलता और वो कंपाउंड भी हो जाता तो देखिए वो 4 रुपए कितने हो जाते, वो 4 रुपए बनते 3 रुपए से भी कम, यानी कि आपको मार्केट ने 1 रुपए 8 पैसे ज्यादा कमा के दे दिए हैं बिना कुछ किए, जब आपने वर्स्ट टाइम पे इन्वेस्ट किया और वर्स्ट टाइम तक होल्ड किया। तो अब सेम स्टोरी हम देखना चाहते हैं कि हमारी निफ्टी मिड कैप में क्या रही है। तो निफ्टी मिड कैप में अगर आप देखें तो अगर वही सेम स्टोरी मैं दोहराऊं तो अगर अब हम रिस्क को देखें और हम देखें कि यहां पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना रहा है, तो अगर हम ड्रॉडाउन को यहां पे देखना चालू करें तो यहां से लेके
जो सबसे ज्यादा ड्रॉ डाउन रहा था वो यहां रहा था जब मार्केट करीबन करीबन 60% करेक्ट करी थी, 60 और मैंने अज्यूम किया है आपने ये फॉल के अंदर कोई परचेज नहीं करी है। तो अब आप समझ सकते हैं मैंने कितना कंजर्वेटिव अजम्पशन लिया हुआ है। आइए अब देखते हैं कि मिड कैप 150 में क्या हुआ। तो मिड कैप 150 में सेम ड्यूरेशन में 2008 में जब मार्केट पिटनी चालू हुई वो नीचे गिरी, और आज की सिचुएशन में आपने 500% का रिटर्न, यानी आपका 1 रुपया 6 रुपया बन चुका होता। तो अगर आपका 1 रुपया 6 रुपया बन जाता तो आपका रिटर्न बन जाता करीबन 11% का। तो अभी भी आप समझिए कि मिड कैप में वर्स्ट टाइम पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद मिड कैप 60-70% नीचे गिर गया, और उसके बावजूद आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी, और 17 साल में आपको 11% का रिटर्न बनाया। अब आप यार बात बताओ कि इससे अच्छा विकल्प आपके पास क्या था पर्सनली, जिसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि आप है ना पूरी पिक्चर को समझो। जब तक आप पूरी पिक्चर को समझोगे नहीं तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कन्विक्शन नहीं आएगा कि आपको मार्केट में रहना है। भाई भगवत गीता में भी कहा गया था, अज्ञानाचा अश्रद्धानाचा संशयात्मा विनश्यति नाया लोको अस्ति परो ना सुखम संशयात्मा। यानी कि जिसको ज्ञान नहीं है और जिसको नॉलेज नहीं है, ऐसी संशय आत्मा का विनाश होना तय है। ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा, यानी कि ना ही निफ्टी में, ना ही मिड कैप निफ्टी में, ना ही स्मॉल कैप निफ्टी में, ना ही रियल एस्टेट में, कहीं भी आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। नॉलेज और कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, वही मैं आपको दिला रहा हूं आपके आंखों के सामने। अब देखते हैं मिड कैप कितना गिरा था। तो मिड कैप तो बहुत ज्यादा गिरा था उस टाइम पे, मिड कैप करीबन 70% के आसपास गिर गया था। लार्ज कैप आपने देखा करीबन 60% के आसपास गिरा था। तो अब आपको क्लियर पिक्चर हो गई कि अगर हम 2008 के फॉल से भी देखें तो हम अच्छा एक 11% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना रहे हैं। मैं 11% को अच्छा कह रहा हूं क्योंकि अगर आप 17 साल तक 11% रिटर्न बना पाए तो आपका पैसा बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है। और ये तो ये अजम्पशन है कि आपने नीचे में कभी जाके शॉपिंग ही नहीं करी। अगर आप एसआईपी करते तो आपका रिटर्न डेफिनेटली 15-16% के आसपास होता। आइए अब हम देखते हैं स्मॉल कैप के हिसाब से क्या हुआ है। और स्मॉल कैप में क्या है, मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा पुराना है नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स का डेटा सिर्फ 2019 से ही हमारे पास अवेलेबल है। ओके, हम स्मॉल कैप में देखते हैं। तो स्मॉल कैप में मेरे पास 2019 से डेटा अवेलेबल है। तो मैं अज्यूम करता हूं भाई हमारा नसीब यहां पे बहुत खराब था, हमने यहां पे आके इन्वेस्टमेंट चालू करी जब एकदम मार्केट टॉप पे थी, और यहां पे अभी तक हम इसको होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद कोविड का फॉल आया तो हमने वहां पे भी कोई शॉपिंग नहीं करी। तो आप देख सकते हैं फिर भी जो है आपका पैसा 168% बढ़ गया है 68 मंथ्स में, यानी 5.5 साल में आपका पैसा 2.68 टाइम्स हो गया है। तो आइए देखते हैं कि उसका रिटर्न कैसा रहेगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसको 5.5 ईयर्स करते हैं, और यहाँ पे हम 2.68 लिखते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न्स देखते हैं कि हमारे को कितने रिटर्न्स बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 19.6% का एनुअलाइज्ड आपको रिटर्न बना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। ये तो तब है जब पूरी मार्केट गिर गई थी, उसके बाद उठी थी, और आपने टॉप पे इन्वेस्ट किया, फिर नीचे इन्वेस्ट नहीं किया, और आगे जाके अभी तक आप उसको होल्ड कर रहे हो, तो भी 19% का रिटर्न आप बना पा रहे हो एक 5-5.5 साल के दौरान, जो कि एक बहुत जबरदस्त रिटर्न है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा, कन्विक्शन आ गया होगा। आ गया है तो जरा कन्विक्शन लिख दो, और अगर भगवत गीता का वो श्लोक अच्छा लगा हो तो भगवत BG 440 लिख दो। आप लोग भी वो श्लोक जाके पढ़िए, मेरे लाइफ का सबसे पावरफुल श्लोक है वो, क्योंकि नॉलेज और कन्विक्शन के बिना आपको कभी कुछ नहीं आ सकता। अब आपको मैं लेके चलता हूं मेन पार्ट ऑफ द वीडियो पे, जहां पे एज ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हमें क्या क्या देखना चाहिए। उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा एक प्लेटफॉर्म पे, जिसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं बट मैं उसको यूज करता हूं। तो इसमें यहां पे मैं इसके स्क्रीनर पे जाऊंगा, और स्क्रीनर पे जाके मैं यहां पे इसका म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब यहां पे हम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, और हम यहां पे इसको स्टार्ट स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट स्क्रीनिंग जब हम करेंगे, अब आपको याद रखना है हमें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। अब कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का डेफिनेशन पता है क्या होता है? कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का डेफिनेशन होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लाल नहीं देख सकता, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कम लाल देख सकता है, यानी कि उसको लाल से बहुत डर लगता है, उसको ड्रॉडाउन से बहुत डर लगता है। उसको यह है कि भाई धीरे धीरे गाड़ी बढ़ती रहे, पर ऐसे झटके से नीचे ना आ जाए, अगर नीचे आ गई तो मेरे को बहुत डर लगेगा। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक ऐसे इन्वेस्टर को देखने के लिए, वो होता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, यानी कि आपका फंड कितना ज्यादा नीचे, मैक्सिमम कितना नीचे आ चुका है। जैसे हमने 2008 में देखा कि निफ्टी 100 यानी कि देश की 100 बड़ी कंपनी जो है वो करीबन 50-60% नीचे आ गई, मिड कैप करीबन 70% नीचे आ गया। तो इसी तरीके से आप चाहोगे कि आपका ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% नीचे आए। तो आइए अब हम इसको फिल्टर करना चालू करते हैं। हम यहां पे सारे म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करेंगे, हम कोई वो चेक नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक फंड को 5 साल का भी देखेंगे उसका रिटर्न,
और उसका 10 साल का भी रिटर्न देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लंबी अवधि में भी इन फंड्स को चेक करें। ऐसा ना हो जाए कि हम सिर्फ छोटी अवधि में चेक करके खरीद ले। ये गलती आप लोग सब कर चुके हो। अगर कर चुके हो तो मी लिख देना कमेंट बॉक्स में कि भाई गए और ऐप में जाके सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स वाली है उसको देख लिया और उसको ले लिया। आइए अब देखते हैं रिस्क को। तो रिस्क में हम क्या देखेंगे, मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम ड्रॉडाउन। सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहां पे हम इसको डन करते हैं। अब इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूं और एक्सपोर्ट करने के बाद ये फाइल मेरे सामने इस एक्सेल में बन चुकी। अब आप देखेंगे कि ये सारे फंड्स यहां पे आ चुके हैं और ये इसका AUM है, इसका 3 साल का कैगर है, मतलब 3 साल के रिटर्न्स हैं, एक्सपेंस रेशियो है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन है और 10 साल का रिटर्न है और 5 साल का रिटर्न। अब आप यहां देखिए, अगर मैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करता हूं, ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि ये 73% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपको तो मतलब आप तो हिल जाओगे, आपकी दुनिया हिल जाएगी उस टाइम पे। यानी आपका 100 रुपए का फंड है ना, 73 रुपए नीचे आ गया है। 73 रुपए नहीं हुआ है, 73 रुपए नीचे आ गया है। तो इतना रिस्क आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते, आई एम श्योर नहीं देख सकते हो। तो हम सबसे पहला फिल्टर क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फंड्स आ गए हैं, देखा जाए तो पूरा यूनिवर्स ही आ गया है, करीबन 1581 फंड आ चुके हैं। तो इतने फंड्स मेरे को नहीं चाहिए ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ कुछ फिल्टर लगाना चालू करते हैं ताकि हम एक राइट एलोकेशन आपके लिए कर सकें। तो हम सबसे पहला फिल्टर ये लगाएंगे कि ऐसा फंड जिसने मिनिमम 5 साल लगाए हों, मतलब मिनिमम मेरे पास 5 साल का उनका रिटर्न्स हो। तो ये जो CAGR 5 ईयर है उस पर मैं क्लिक करता हूं और उस पर जितने भी फंड्स का 0 रिटर्न है 5 साल का उनको हटा देता हूं, क्योंकि ये वो फंड्स हैं जो पिछले 5 साल में थे ही नहीं। तो अब ये फंड्स हट गए। तो अब मेरे पास पहले जो 1500 समथिंग फंड्स थे, अब वो रह गए हैं 835। तो 700 फंड्स के आसपास साफ हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन को सिर्फ 15% अलाउ करेंगे। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो नंबर है ये वाला वो 15 से कम होना चाहिए। तो ये लेस देन यहाँ पे 15 कर देता हूँ। मेरी एक्सेल की स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो ज़रा कमेंट में येस कर दो, मैं ये शीट तक आप तक भिजवाने की कोशिश करता हूँ। अब आप ये देखिए कि ये सारे फंड्स आपके पास आ गए हैं जिनका ड्रॉडाउन 15% रहा है। यानी कि मार्केट कितनी भी खराब हुई हो, ये फंड मैक्सिमम 15% नीचे आए हैं। अगर 100 रुपए का है तो 85 रुपए तक आया, उससे ज्यादा नीचे नहीं आया है। तो ये हमारे पास 5 साल की हिस्ट्री भी हो गई और ये वो फंड्स हो गए जिसमें ड्रॉडाउन सबसे कम रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई मुझे 5 साल के सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स चाहिए। ठीक है, मैं हाईएस्ट रिटर्न्स देखना चाहता हूं, तो मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में ऑर्गेनाइज कर देता हूं। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास सारा काम यहां पे हो गया है। अब आप इस बात को समझिए, मैं आपको सबसे पहली चीज समझाता हूं। ये एक फंड है सुंदरम इक्विटी सेविंग्स फंड। ठीक है, इसकी कैटेगरी क्या है, इक्विटी सेविंग्स। ये क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसका AUM दिया हुआ है, यानी 1067 करोड़ का फंड है। इसका 3 साल का रिटर्न है 12%। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.75%। इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहा है 13.88%, यानी कि एक कंजर्वेटिव ठीक ठाक ड्रॉडाउन रहा है इसका। ठीक है, इसका 10 साल का कैगर, यानी कि 10 साल से ये फंड चल रहा है, 10% रहा है और 5 साल का कैगर यानी 5 साल की ग्रोथ इसकी 14% रही है, यानी कि कंजर्वेटिवली गुड परफॉर्मिंग फंड माना जाएगा। ठीक है, और 10 साल यानी कि ये पूरी हिस्ट्री देख चुका है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी देख चुका है। अब दूसरा फंड अगर आप देखें तो दूसरा फंड जो है वो SBI मैग्नम का ये चाइल्ड बेनिफिट फंड है। उसमें भी अच्छे रिटर्न्स बने हैं, ड्रॉडाउन भी कम रहा है। तो अगर हम यहां पे सिर्फ पहले टॉप 10 फंड्स को देख लेते हैं, तो यहां पे हम टॉप 10 फंड्स को मार्क कर लेते हैं। बहुत ध्यान से पेपर पेंसिल लेके बैठना, मैं ये एक्सेल शीट आप तक दूंगा। ओके, तो ये 10 फंड्स को हम एक बार मार्क कर लेते हैं और इन 10 फंड्स को हम स्टडी करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि सारे जो फंड्स हैं उनका ड्रॉडाउन जो है वो 12, 13, 14% और कुछ केस में 9.5% रहा है। तो यानी ये एक आइडियल मिक्स हो जाता है आपके लिए कि जिससे आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये नेचर ऑफ फंड्स अगर आप देखेंगे तो इक्विटी सेविंग्स फंड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड है। मैं फंड ऑफ फंड पसंद नहीं करता हूं क्योंकि फंड ऑफ फंड में डबल फीस लग जाती है, तो मैं इसको दूर रखूंगा। पर अगर आप देखें तो मेजरली अगर आप इसमें कैटेगरीज देखेंगे तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड और ये कुछ मीडियम ड्यूरेशन फंड और ये स्पेसिफिक सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। अब इसको हम स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले को हम स्टडी करते हैं सुंदरम इक्विटी सेविंग्स फंड। तो चलते हैं सुंदरम इक्विटी सेविंग्स फंड पे। तो अब ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सुंदरम इक्विटी सेविंग्स फंड आ गया है। सुंदरम इक्विटी सेविंग्स फंड का भी ये NAV चल रहा है। इसका लो पिछले 5 साल में 34 रहा है, 79 हाई रहा है, 14% के 5 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न रहे हैं। और अगर आप इसका रिस्क पैरामीटर देखें तो ये मॉडरेट रिस्क कहलाया जाता है, हाई रिस्क नहीं कहलाया जाता। और ये हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड को समझना चाहिए, अगर हाइब्रिड फंड 100 रुपए निवेश करता है, अगर फंड मैनेजर 100 रुपए निवेश करता है तो उसमें 65% वो इक्विटी में करता है और जिसमें वो बड़ी कंपनीज में करता है और 35% डेट में करता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करता है। इसका मजा मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। आप जानते हैं पिछले 6 महीने से मार्केट्स 15 से 20% करेक्ट हुई है। आइए जानते हैं पिछले 6 महीने में ये फंड कितना नीचे गिरा है। अगर आप इसका 6 महीने का रिटर्न देखें
तो मात्र 0.25% नीचे गिरा है, सिर्फ 0.25% नीचे गिरा है। तो यानी कि निफ्टी गिर गया 15%, ठीक है, मिड कैप गिर गए 16-17%, स्मॉल कैप गिर गए 20% और ये गिरा 0.25%। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो ये इक्विटी सेविंग स्कीम जो है ये जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपके लिए साबित हो सकता है। थोड़ा और आगे इसको समझते हैं। पिछले अगर एक महीने का भी रिटर्न देखें, एक महीने से भी मार्केट बहुत गिर रही है, तो उसमें भी देखें तो रिटर्न सिर्फ 0.63% नेगेटिव हुआ है, जबकि मार्केट्स आप जानते हैं पिछले एक ही महीने के अंदर 4 से 5% नीचे जा चुकी है। यानी ये मार्केट जितनी गिरती है उतना नहीं गिरता है, क्योंकि इसमें डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है और डेट एक कुशन की तरह होता है जो आपके पोर्टफोलियो को नहीं गिरने देता। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, कैटेगरी का 1.17 है, यानी कैटेगरी से बेटर है। इसमें एग्जिट लोड भी कम लगता है 0.5% का। बाकी सारे फंड से ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, वो हमने देख ही लिया। इसमें अगर आप देखें तो इक्विटी में 72%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 9%, कॉर्पोरेट डेट में 7%, यानी कि इसमें करीबन 28% पैसा डेट में लगा हुआ है। और इसमें अगर आप कंपनियां देखेंगे तो इन्होंने बहुत जबरदस्त कंपनियों में निवेश किया हुआ है। सारी अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज हैं, रिलायंस है, भारती है, इन्फोसिस है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है। और अगर आप डेट देखेंगे तो इन्होंने डेट में भी बहुत जबरदस्त अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 7.1% पर एनम का डेट है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का 6.65% का है। तो इस तरीके से इन्होंने निवेश किया है, ये एक इन्वेस्टमेंट आपके लिए बन जाती है। इसी तरीके से अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड देखें और हम यहाँ पे कोटक डेट हाइब्रिड फंड देखें, ठीक है, तो अब हम सिलेक्ट करते हैं कोटक डेट हाइब्रिड फंड। तो आइए देखते हैं उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो आप देख सकते हैं अपने सामने कोटक डेट हाइब्रिड फंड, इसका एनएवी 64 चल रहा है। इसने पिछले 5 साल में 12% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में इसने जो रिटर्न दिया है वो 0.31% नेगेटिव दिया है, यानी कि बहुत कम ड्रॉडाउन हुआ है। और पिछले एक महीने का ड्रॉडाउन देखेंगे तो वो हुआ है 1% का, यानी कि बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं हुआ, जबकि मार्केट 4-5% गिरी है। इसका भी मॉडरेटली हाई माना जाता है रिस्क, और इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है 0.45%, जबकि कैटेगरी का 1.42% है, यानी कि एक बहुत जबरदस्त फंड है उस मामले में। अगर आप इसमें देखें, ये सबसे जबरदस्त चीज है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 58% का निवेश किया हुआ है, इक्विटी में 23% का निवेश किया हुआ है और कॉर्पोरेट डेट में 14% का, यानी कि ये मेजरली डेट फंड है। और उसके अलावा बाकी ये इक्विटी फंड है। अगर आप इक्विटी में भी देखें तो बहुत जबरदस्त कंपनीज में निवेश किया हुआ है, इन्फोसिस, मारुति, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। डेट में भी देखें तो ये देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी 7.3%, 7.34%, 7.32%, तो इस तरीके से निवेश किया हुआ है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि आप जो है अपने पोर्टफोलियो में ये दो पर्टिकुलर फंड्स को डाल सकते हैं। जैसे आप एक सुंदरम इक्विटी सेविंग स्कीम फंड का डाल सकते हैं, आप ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कोटक का डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें से और इक्विटी सेविंग स्कीम डाल सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं पोर्टफोलियो आपका कंस्ट्रक्ट करूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करूं और यहां पे कोई भी एक इक्विटी सेविंग स्कीम डाल दूं, और हमने देखा है कि इन सेविंग स्कीम का आपको करीबन 13-14% रिटर्न आता है, पर चलो मार्केट अच्छी थी तो मैं कहूंगा कि इनका रिटर्न आपको आएगा मात्र 10%, ठीक है, पर इनका जो ड्रॉडाउन है वो ज्यादा से ज्यादा आपको आएगा, वो भी 10%। तो यानी आपका रिस्क यहां पे कवर हो गया है, ठीक है। अगर आप सेम करेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ तो उसमें भी आपका रिटर्न जो है वो 10 से 11% के आसपास करेगा और ड्रॉडाउन भी फिर से आपका 9 से 10% का ही रहेगा। तो ये दो कैटेगरीज के फंड्स हैं जिसको आप ले सकते हैं अपने एसेट एलोकेशन में। और तीसरा, मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमें थोड़ा पैसा कमाना भी है, तो हमारे को निफ्टी 50 को भी देखना चाहिए। एटलीस्ट निफ्टी 50 का आप एक इंडेक्स खरीद सकते हैं जहां रिटर्न आपको 14% के आसपास के बन सकते हैं, पर आपका ड्रॉडाउन यहां पे 25% तक भी जा सकता है। तो अगर मैं एसेट एलोकेशन करूं आपकी, ठीक है, अगर मैं यहां पे एसेट एलोकेशन करूं कि आप कितना कहां पैसा डालेंगे, तो मैं कहूंगा सिर्फ अपना 20% पैसा आप निफ्टी 50 में डाल दीजिए और अपना 80% पैसा आप इन दोनों एसेट क्लासेस में डाल दीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आइए देखते हैं आपके रिस्क और रिटर्न की क्या सिचुएशन बनती है। आपका रिटर्न बन जाएगा 10.8% और आपका जो रिस्क होगा वो बनेगा करीबन 13%। तो यानी कि 10.8% रिटर्न हम बनाएंगे और हमारा रिस्क जो होगा वो 13% के आसपास होगा, यानी हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन 13% के आसपास आ सकता है, जो कि आपकी टॉलरेंस लेवल 15% से कम है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, यानी आप लाल से डरते हैं, आपको भय लगता है, तो 3 तरीके के फंड में आप पैसा डालिए। कुछ पैसा आप डालिए इक्विटी सेविंग स्कीम में, कुछ डालिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, और थोड़ा पैसा निफ्टी 50 में डालिए, बिकॉज ये देश की 50 बड़ी कंपनियां हैं। हो सकता है थोड़ा ड्रॉडाउन आ जाए, पर ये आगे लंबे समय तक आपको जाके रिटर्न जरूर दे सकती हैं। तो ये एक एसेट एलोकेशन है अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। इससे ज्यादा दिमाग
दिमाग मत लगाइएगा। अब आप अपनी स्टडी के लिए इस शीट को आराम से पढ़िए, समझिए, देखिए और जो माइंड में क्वेश्चन आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसके अलावा मैं अभी सीरीज में आगे बैलेंस्ड इन्वेस्टर के पास भी आऊंगा, जो कंजर्वेटिव से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता है, जो 15% नहीं पर हो सकता है 25% तक ड्रॉडाउन देख सकता है। और उसके बाद में आऊंगा सुपर अग्रेसिव इन्वेस्टर पे, जहां मैं सुपर अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए कुछ ऐसे फंड्स रेकमेंड करूंगा जो आपने आज तक देखे भी नहीं होंगे और सोचे भी नहीं होंगे। अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में एक्साइटेड लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आप इन सब चीजों के लिए वेट कर रहे हैं। और इस वीडियो के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कन्विक्शन बढ़ा है, ये मुझे जरूर बताइए। और किन चीजों पे वीडियो चाहते हैं आप बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दी है एसआईपी के ऊपर कि एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, वो जरूर देखना, मैं इस पर लिंक कर रहा हूं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।